एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर आए हैं कि चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिए हैं। हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं वो इस्तीफा क्यों दिए हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल जानते हैं। ये चुनाव आयुक्त चुने कैसे जाते हैं, इनकी क्या प्रक्रिया है। ठीक है, पहला बात जान लेते हैं कि अरुण गोयल जी जो है ने क्यों दिया इस्तीफा, जबकि चुनाव बहुत करीब 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है बहुत ही करीब है। 2-4 दिन में इसका अनाउंस होने वाला था कि कब से चुनाव होना है, कितने चरण में होना, ये सब पूरा चुनाव का ये प्रक्रिया बन रहा था। उसी वक्त ऐन मौके पर अरुण गोयल जी ने इस्तीफा क्यों दिया, चलिए जानते हैं। ठीक है, ये है हमारे अरुण गोयल जी। इन्होंने ही इस्तीफा अभी हाल फिलहाल में दे दिया है, कल ही दिया इस्तीफा। ठीक है, 9 मार्च को दिया है 2024 को। 2025 में वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाते, जबकि वो 2025 आने वाले 2025 में वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाते हैं और उनका कार्यकाल 2027 तक चलता है। ये सबसे लंबे समय तक रहते इस पद पर, लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है ये अभी तक पूरी तरीके से खुलकर नहीं आया है कि वो उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, किन कारणों में इस्तीफा दिया। उनका इस्तीफा 9 मार्च को दिए और हमारे राष्ट्रपति जी ने भी इस्तीफा को मंजूरी दे दी है। ठीक है, इस्तीफा को मंजूरी के लिए 2027 तक रहता, फिर भी उनको 2027 तक उनका कार्यकाल रहता। 2025 में वो जब मुख्य चुनाव आयुक्त जब बन जाते तो 2025 से लेकर 2027 तक वो मुख्य चुनाव आयुक्त रहते। लेकिन फिर भी कोई कारणवश इन अभी कारणों का पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो पाया है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके पीछे क्या कारण है अभी देखिए, अभी तो कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं आया है, आएगा तो इस चैनल पर जरूर आपको बता दिया जाएगा। 21 नवंबर 2022 को वो चुने गए थे। कब चुने गए थे वो? 21 नवंबर 2022 को उनका सिलेक्शन हुआ था ये चुनाव आयुक्त के रूप में। ठीक है, और 9 मार्च 2024 को इस्तीफा दे दिए। 9 मार्च 2024 को इस्तीफा दे दिए थे। जब वो चुने गए थे 21 नवंबर 2022 को, जब वो चुने गए थे तो उन पर केस भी एडीआर के जो एक संगठन है एडीआर ने उन पर केस किया था कि इतनी जल्दबाजी में इन्हें क्यों चुना गया। वो एडीआर के कहना था कि मतलब चलिए आपने तो चुन लिया, लेकिन क्या कैसे प्रक्रिया आपने ये किया। 5 बेंचों के जज के सामने ये जो थी फैसला हुआ था कि आपने किस रूप से चुना है, कैसे चुना है, आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की चुनने में। ठीक है, वो इस पर उन्होंने एडीआर ने एक केस किया था। उसमें प्रशांत भूषण जी जो थे, हाँ प्रशांत भूषण जी वो मुख्य वकील थे। ठीक है, एडीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। एडीआर के आप रिपोर्ट पढ़ते रहे। एडीआर में ये आपको बताया जाएगा कि आपके पास कितने नेता हैं, कौन नेता पर क्या केस चल रहा है, कौन नेता कहाँ से है, क्या है, ये पूरा डिटेल आपको नेता डॉट कुछ करके है उस पर आपको मिल जाएगा। एडीआर की ये रिपोर्ट है और पढ़ना भी चाहिए कि किस नेता के बारे में क्या दिया हुआ है, ये पूरा जानकारी है। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयोग ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी फुल डिटेल नहीं मालूम है कि क्यों दिया है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा भी मंजूर हो गया है। ठीक है, चलिए अब इसका जान लेते हैं। ये तो था आज का मुख्य मतलब ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि उन्होंने अभी पूरी तरीके से कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि क्यों इन्होंने इस्तीफा दिया है। ठीक है, लेकिन हाँ इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं एडिशनल भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, क्या कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कि भाग 15 में निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 है। अनुच्छेद 324 लेकर 329 तक किसके बारे में है? तो निर्वाचन के संबंध में है, भाग 15 में संविधान के। ठीक है, चलिए क्या है स्टार जो है निर्वाचन आयोग की पृष्ठभूमि क्या क्या है, चलिए हम लोग जान लेते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था निर्वाचन आयोग का? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी के। कब हुआ था भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना? तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, स्थापना के समय जब था, जब 25 जनवरी 1950 ईस्वी का और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था। स्थापना के समय एक सदस्य होते थे, केवल एक ही सदस्य होते थे उस समय। ठीक है, जब स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 16 अक्टूबर 1989 को 3 सदस्यीय बना दिया गया। जब 16 अक्टूबर 1989 को इसको 1 दिवसीय से हटाकर 3 दिवसीयों का मेंबर बना दिया गया कि अब उसमें 3 लोग की एंट्री रहेगी, 3 लोग उसमें रहेंगे। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, उसमें 3 लोग कौन थे? तो एक था मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरा 2 लोग जो थे वो चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, EC1 और EC2 कहा जाता है। इलेक्शन कमिश्नर 1, इलेक्शन कमिश्नर 2 एंड और एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, CEC होता है। ठीक है,
1 जनवरी 1990 ईस्वी को पुनः एक सदस्य बना दिया और फिर इसे एक सदस्य बना दिया। कब? तो 1 जनवरी 1990 ईस्वी को इसे फिर पुनः वही रूप दे दिया गया था। ठीक है, लेकिन फिर बाद में इसमें संशोधन हुआ और 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 3 दिवसीय बना दिया और 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 3 दिवसीय बना दिया और अभी तक वो चला आ रहा है नियम। ये जो नियम है अभी तक चला आ रहा है। ठीक है, और चलिए मेन पॉइंट जान लेते हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए। चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये आपका प्रश्न आ सकता है, तो इसे ध्यान में रखिए। ठीक है, 14 जुलाई 1995 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय होने की स्वीकृति दी थी। कब दी थी स्वीकृति बहु सदस्य, मतलब 3 सदस्य होने की? तो 14 जुलाई 1995 को। कब दिया था? तो 14 जुलाई 1995 को। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। भारतीय इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अनुच्छेद 324 कहना क्या चाहता है? तो निर्वाचन के लिए आयोग का गठन, निर्वाचन के लिए आयोग का गठन और निर्वाचन या चुनाव आयोग। ठीक है, राज्यों एवं संघों के निर्वाचन का प्रबंधन संचालन। ठीक है, अनुच्छेद 324 कहता है कि निर्वाचन के लिए एक आयोग गठन होना चाहिए। ठीक है, जिसे चुनाव आयोग कहा जाता है। ठीक है, राज्यों एवं संघों के निर्वाचन का प्रबंधन संचालन और अनुच्छेद 324 के राज्यों के संघों के निर्वाचन और प्रबंधन उसी के हाथ में होता है। यह एक स्वतंत्र है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है स्वतंत्र बॉडी है। ठीक है, ये अपने से फैसला ले सकती है जो भी है। ठीक है, संवैधानिक भी, संवैधानिक पद भी है। ठीक है, अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक निकाय क्या होता है कि आप ये से समझ लें कि जैसे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर मसले पर अपना मतलब जो भी फैसला है दे सकता है, लेकिन अर्ध न्यायिक निकाय जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, अपना इलेक्शन के बारे में ये फैसला दे सकता है, न्याय कर सकता है। ठीक है, यही अर्ध न्याय है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो इलेक्शन कमीशन है, वो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी केस है उस पर फैसला न्याय दे सकते हैं। ठीक है, न्याय के समान कार्य करते हैं, वही कह रहे हैं। चुनाव संबंधी मामलों में न्याय करता है, कोई फैसला देता है। न्याय विभिन्न मामलों में फैसला, और न्यायालय जो है विभिन्न मामलों में फैसला देता है, लेकिन चुनाव संबंधी मामला जो है ये अर्ध न्यायिक निकाय में आता है, जो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं। कार्यकाल, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है चुनाव आयुक्त का या मुख्य चुनाव आयुक्त का? ठीक है, तो 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक। कितना होता है? 6 वर्ष से मतलब 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूर्ण। मान लीजिए आपका आज आपने अपॉइंटमेंट लिया और आपका 10 दिन बाद 6 वर्ष मतलब ये 65 वर्ष की आयु पूरा हो रहा है, तो आपका जो है 65 वर्ष में आप 10 दिन बाद आप रिटायर हो जाएंगे। ये कहता है। ठीक है, कि या तो 6 वर्ष पहले पूर्ण हो जाना चाहिए या 65 वर्ष पूर्ण हो जाना। मान लीजिए आपका 6 वर्ष हो गया, आपका 60 साल ही है, तो कोई बात नहीं, आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये नियम है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त 2/3 बहुमत प्राप्त कर उसे हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसे अगर आप संसद में 2/3 बहुमत पास कर देते हैं उनके खिलाफ, तो उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एडिशनल जानकारी है, दे देता हूँ ताकि आपको आज के बाद कोई भी दिक्कत ना हो। 324 धारा क्या कहती है? भारत में निर्वाचन संबंधी आयोग की गठन की बात की गई है। 324 में जो है कहा गया है कि भारत में निर्वाचन संबंधी आयोग की गठन की बात है। ठीक है, चलिए और क्या है? 325 धारा क्या कह रही है? 325 धारा क्या कह रही है कि धर्म, लिंग, जाति, धर्म के नाम पर मतदाता सूची में शामिल मत कीजिए। कह रहा है कि अगर कोई आप जानकार हैं, उसको आप धर्म के नाम पर, मतदाता के नाम पर, ये इसके मतलब ये सोचकर मत उसे शामिल कीजिए, या उसे ये सोचकर मत ये लिस्ट से हटाइए। आप ये एक नागरिक है, बस ये सोचकर आपको उसमें शामिल करना है। ठीक है, ये धारा 325 कहती है, आर्टिकल 325 कहती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें कि धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी भी आधार पर, रंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप उसे न हटा सकते हैं, न जोड़ सकते हैं। आप जोड़ तभी सकते हैं, आप एक नागरिक मानते हुए जोड़ सकते हैं। ठीक है, 326 क्या है? बेसिक मताधिकार। बेसिक मताधिकार क्या होता है कि मतलब आप जिस मतलब किसी के लायक हो गए, आप उस चीज के लिए योग्य हो गए, उसे बेसिक मताधिकार कहा जाता है। ठीक है, जैसे 18 वर्षों के व्यक्ति भाग ले सकते चुनाव के, किसी भी चुनाव में, मतलब 18 वर्ष जिसका हो जाएगा वो भारत के कोई भी चुनाव हो उसमें वो वोट दे सकता है। ठीक है, उसमें वोट दे सकता है 18 वर्ष। 18 वर्ष ये अब कर दिया गया, पहले ये 21 वर्ष था। मिनिमम एज पहले कितना था? तो 21 वर्ष था, अब ये 18 वर्ष कर दिया। कब किया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन, जो 61वां संविधान
जो 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान को घटाकर 18 कर दिया गया था। जो मतदान देने की आयु थी उसे 18 था, तो उसे 21 था, तो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। कितना? 21 से 18 कर दिया गया था। कब? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में। कब कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में। ठीक है, चलिए धारा 327 क्या कह रहा है, क्योंकि 324 से लेकर 328 के बीच में है, तो 324 के पढ़ लिए, 25 पढ़ लिए, 26 पढ़ लिए। अब 27 क्या है देख लेते हैं। ठीक है, 27 विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की शक्ति संसद को है, यानी कानून आप बना सकते हैं। विधानमंडल के निर्वाचन के लिए, विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की शक्ति संसद को, संसद जो है कानून, उपबंध मतलब कानून जो है संसद बना सकती है। ठीक है, ये 300 धारा 27 कहती है। ठीक है, 328 क्या कहती है कि भारत के प्रत्येक मंडल को अपने राज्य के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने, कानून बनाने की शक्ति उस विधान मंडल को है। मतलब उस विधान, जितने भी राज्य हैं जहां विधान मंडल हैं, ठीक है, वहां वो अपना कानून जो है निर्वाचन के संबंध में कानून वो बना सकते हैं। निर्वाचन के संबंध में कानून आप बना सकते हैं। ठीक है, ये धारा 328 कहती है। ठीक है, 329 तक, सॉरी दोस्तों, ये धारा 328 हमारा कहती है कि जितने भी राज्य हैं वो अपना कानून जो है निर्वाचन के संबंध में बना सकते हैं। ये आपको इलेक्शन कमीशन या धारा 328 आपको ये कानूनी अधिकार देता है। ठीक है, चलिए 329 क्या कह रहा धारा, कि निर्वाचन से संबंधित मामलों के न्यायालय हस्तक्षेप को वर्जित नहीं है। ठीक है, ये जो है इसमें आप न्यायालय जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये क्योंकि ये जो है स्वतंत्र बॉडी है, ये जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें किसी ये अपना फैसला ले सकती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि धारा 329 क्या कह रहा है, आर्टिकल 329 क्या कह रहा है कि निर्वाचन संबंधी मामलों के न्यायालय हस्तक्षेप को वर्जित नहीं है। ठीक है, 1966 में क्या गया है कि 1966 से संबंधित मामलों की अर्जी को उच्चतम न्यायालय में करने का अधिकार दिया गया है। इसकी अपील उच्चतम न्यायालय में किया जा सकता है। 1966 से संबंध, 1966 क्या कहता है कि अगर किसी भी तरह का आपको लग रहा है कि इलेक्शन में कुछ अगर ये दिक्कत है या कुछ भी है, तो आप जो है सर्वोच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं। 1966 से संबंधित मामले, ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। इससे ज़्यादा डिटेल, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल बताएगा निर्वाचन आयोग की शक्ति। अब निर्वाचन आयोग का शक्ति क्या है, इलेक्शन कमीशन के शक्ति क्या क्या है देख लेते हैं। मतदाता सूची तैयार करना, सबसे बड़ी शक्ति क्या है, मतदाता सूची वही तैयार करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मतदाता सूची। अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ये जो है इलेक्शन कमीशन के अंडर में आता है। अधीक्षण करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना। ठीक है, और क्या है कि निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन या परिसीमन का कार्य। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब आप लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से कितने मतदाता रहेंगे, कितने पर लोकसभा का एक सीट दिया जाएगा, ये जो है इलेक्शन कमीशन के हैंड में होता है। ये शक्ति उनके हाथ में होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तहत राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में होता है। मतलब जितने भी इलेक्शन इंडिया में है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, और क्या है इसके शक्ति, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए दिशा निर्देश जारी करता है कि अगर आप खड़े हैं इलेक्शन में तो आपका क्या क्या नियम है, ये आपको इलेक्शन कमीशन से पता चलता है, वही दिशा निर्देश देता है। ठीक है, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। जो भी चुनाव चिन्ह है वो इलेक्शन कमीशन देता है, इलेक्शन कमीशन देता है, और वो चुनाव चिन्ह आप नहीं लगा सकते, वो पार्टिकुलर पार्टी की खास हो जाती है, वो पर्सनल हो जाती है। ठीक है, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, आपको प्रत्येक के लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग संसद सदस्यों, राज्य विधान सभा के सदस्यों को अयोग्यता के संबंध में क्रमशः, जो निर्वाचन आयोग है वो जो भी सांसद है,
राज्यसभा सांसद है या विधायक हैं, उसको आयोग ठहराने या आयोग करने के जो भी ताकत है वो निर्वाचन आयोग के पास है। किसी को भी वो हटा सकते हैं अगर गलती वैसा फॉल्ट पाया जाता है तो। ठीक है, राजनीतिक दल की मान्यता पर, अब वही जो है राजनीतिक दल का मान्यता देता है कि हाँ भाई ये राजनीतिक पार्टी है या नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन के हैंड में होता है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं चुनाव के लिए मतदान केंद्र व मतगणना। चुनाव के लिए कहाँ मतदान होगा, मतगणना केंद्र कहाँ होगा, ये सब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए एक क्या अभी नया कानून पारित हुआ है कि प्रस्तावित कानून 2023 क्या है। ठीक है, प्रस्तावित कानून 2023 क्या है कि नियुक्त सचिव पद, ठीक है, मुख्य निर्वाचन के रूप में, मतलब मुख्य निर्वाचन के रूप में आप नामित करेंगे किसी को, उसका जो है उसके बाद सर्च समिति जो है उसमें मतलब नाम जो भी गया उसका, वो सर्च समिति उसे देखेंगे, उसमें जो है कानून मंत्री के साथ 5 व्यक्ति का सिलेक्शन करेंगे। कानून मंत्री जो है 5 व्यक्तियों का मतलब ये करेंगे, सिलेक्शन करेंगे किसमें से 5 व्यक्तियों में से किसे बनाना है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन समिति जो है, सिलेक्शन समिति क्या करेगा, पीएम, सिलेक्शन समिति में कौन कौन होंगे, पीएम होंगे, विपक्ष के कोई नेता होंगे जो सबसे ज़्यादा प्रतिपक्ष नेता जिसे कह सकते हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे, या पीएम के कहने पर कैबिनेट के कोई भी मिनिस्टर हो सकता है। ठीक है, और सीजे यही जो है इनमें से पीएम हो गए और एक विपक्ष के नेता और कैबिनेट मिनिस्टर। तो इस यहीं पास जो है कंट्रोवर्सी हो जाती है कि आपका जो पार्टी है तो आपने तो पीएम है आप भाई, और आपका जो है नेता जो कैबिनेट मिनिस्टर है आप तो 2 लोग, यहीं पर बहुमत यही जो सिलेक्शन करेंगे। और इसमें पहले था कि सीजीआई को भी लाया जाए, सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसे भी शामिल किया जाए, तो नहीं एक नियम कानून आकर चीफ जस्टिस को इससे बाहर रखा गया है। ठीक है, तो यहीं पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाता है कि निष्पक्ष चुनाव होगा नहीं होगा, यहीं पर थोड़ा सा इसी को लेकर अभी तक बड़े बड़े लोगों ने राय देते हैं कि और किसी भी तरीके से इसको मतलब नियम में बदलाव किया जाए, लेकिन मुख्य चयन जो यही है कि पीएम करेंगे, पीएम में एक मिनिस्टर जो भी हैं कैबिनेट के वो रहेंगे और एक प्रतिपक्ष के नेता रहेंगे, लेकिन बहुमत तो भाई जो जीतता है उसी का होता है, तो इसीलिए मतलब यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल ये होता है, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं, निष्पक्ष चुनाव हमारे देश में हमेशा होता है और होते रहेगा। ठीक है, चलिए आपको कैसी लगी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर कमेंट करें, इसमें जो भी आप राय देना चाहते हैं, और इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि वीडियो जो भी आए आपको सबसे पहले मिल सके। एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। धन्यवाद।